हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी को हिंदी में कहते हैं बच्चों आनुवंशिकता। अनुवंश माने पैतृक लक्षण, शिकता माने ट्रांसफर। द ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल ट्रेट इनटू देयर प्रोजेनीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। आप देखेंगे किसी का हेयर कर्लिंग होगा तो उसके बच्चों का भी हेयर कर्लिंग होगा। किसी का हेयर यहाँ माता पिता का यहाँ ईयर फोल्ड होगा तो बच्चे का भी फोल्ड होगा। इतने लोगों में से आप देख सकते हैं किसी का फ्री है ईयर लोग, किसी का फोल्ड होगा। ठीक है ना, बाद में देख लीजिएगा बच्चे, अपना बाद में देख लेंगी। यहाँ पे ईयर लोग जो है किसी का फ्यूज होगा, किसी का फ्री होगा। तो अब घर जाके अपने माता पिता का भी देखेंगे तो उसमें से किसी न किसी का फ्यूज होगा, फ्री होगा। तो ये लक्षण कहाँ से मिला? माता पिता से मिला, उनको उनके माता पिता से मिला। इसी तरह कहते कहते बाबा दादा तक चले जाइए, सबको वैसे ही ट्रांसफर होके आया है। तो द पेरेंटल ट्रेट का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही क्या कहलाता है? हेरिडिटी। लिख लीजिए, हेरिडिटी। हेरिडिटी द ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल ट्रेट्स into their offspring, माने प्रोजेनीज, प्रोजेनी माने संताने, ऑफस्प्रिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन is called as heredity. Therefore progenies are more or less, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, more or less similar to their parent। तो पेरेंट में अगर कर्लिंग हेयर है तो उनके बच्चों में भी कर्लिंग हेयर होगा। पेरेंट में ईयर फोल्ड है या फ्री है तो जैसा है वैसा बच्चों में भी होगा। ये लक्षण कहाँ से आए? माता पिता से आए। तो जो लक्षण माता पिता से आते हैं उनको हेरिडिटरी ट्रेट कहते हैं। इसके आने की प्रक्रिया को हेरिडिटी कहते हैं। और अगली लाइन लिखिए, द प्रोजेनीज आर नॉट एग्जैक्ट सिमिलर टू देयर पेरेंट। प्रोजेनीज आर नॉट एग्जैक्ट सिमिलर टू देयर पेरेंट which are produced by sexual reproduction. The progenies are not exact similar to their parent which are produced by sexual reproduction. They show little variations. They show slight differences. They show slight differences. कोई भी बच्चा एग्जैक्ट पूरी तरह से अपने माता या पिता की तरह नहीं होगा, उनसे मिलता जुलता होगा। डिफरेंसेस which is called as variations, लिख लीजिए। वेरिएशन occurs due to accumulation of genome of two different parents. Accumulation of genome माने जीन, ग्रुप ऑफ जीन। accumulation of genome of टू डिफरेंट पेरेंट। जीनोम में डीएनए लिख दीजिए, यह क्रोमोजोम है। अब क्रोमोजोम के ऊपर क्या होगा? डीएनए होगा कि नहीं होगा?
क्रोमोसोम है तो इसमें क्या होगा, डीएनए होगा। तो ये फीमेल गैमीट हो गया, ये फीमेल गैमीट, और ये क्या हो गया, मेल गैमीट। दोनों पेरेंट से आ रहा है क्रोमोसोम, तो उसमें जीन आ रहा है ड्यू टू। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसमें दोनों एक्युमुलेट हो गए कि नहीं हो गए, दोनों हो गए एक्युमुलेट। इसका भी जीनोम एक्युमुलेट हो गया और इनका भी एक्युमुलेट हो गया है। समोसा बना के गुलाब जामुन के ढेर में डाल देंगे तो खाली नमकीन थोड़ी लगेगा, वो कैसा भी लगेगा, मीठा नमकीन दोनों लगेगा। तब आप कहेंगे आज तो मीठा लग रहा है, पता नहीं कैसे स्वाद चेंज हो गया। स्वाद तो चेंज हो गया, दो का कैरेक्टर आ गया। नमक डाला था, चीनी में डाल दिया, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी फीमेल पेरेंट का गैमीट है और यहाँ पे मेल पेरेंट का गैमीट है। दोनों के जीनोम, दोनों के जीन थोड़े अलग अलग है और दोनों मिले तो ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया। और जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। अब एम्ब्रियो से क्या बनेगा, यंग वंश बनेगा। जब एम्ब्रियो से यंग वंश बनेगा तो अभी कैसा होगा, यंग वंश कैसा होगा, इसमें दोनों के कैरेक्टर होंगे कि नहीं होंगे, इसमें दोनों के कैरेक्टर होंगे, इसमें माता पिता दोनों के कैरेक्टर होंगे। वो बॉय बनेगा कि गर्ल बनेगा वो बात अलग है, लेकिन कैरेक्टर दोनों के होंगे। क्यों कैरेक्टर दोनों के होंगे, क्योंकि माता पिता दोनों के जीनों में यहाँ आए हैं। तो एग्जैक्ट या तो माता, एग्जैक्ट या तो पिता की तरह एक नहीं होएगा, कि होएगा, नहीं होएगा, एग्जैक्ट तो नहीं होएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग पेरेंट से आए हैं। अब पोटैटो काट के लगाएंगे तो वैसा ही होगा, क्योंकि एक ही पेरेंट है, वहां पे एक ही पेरेंट है, वहां पे एक ही पेरेंट है, एक ही पेरेंट है, तो वहां पे क्या होगा, एक ही तरह का होगा। लेकिन यहाँ पे दो तरह के पेरेंट हैं, तो क्या होगा, दोनों का उसमें कैरेक्टर आएगा। इसीलिए क्या होगा, वेरिएशन। इसके अलावा लिख लीजिए, वेरिएशन आल्सो अकर्स ड्यू टू, वेरिएशन आल्सो अकर्स ड्यू टू, वेरिएशन आल्सो अकर्स ड्यू टू exchange of chromatin material during meiosis division at the time of gamete formation, meiosis division at the time of gamete formation, meiosis division। ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन आ रहा है कि क्यों वेरिएशन हो गया जब माता पिता उसी के हैं। तो डिवीजन, meiosis division at the time of gamete formation, division at the टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। मैंने बताया था कि गैमीट फॉर्मेशन के समय जो होमोलाइगस क्रोमोसोम है उनमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल होता है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। अब देखिए यहाँ पे सपोज कर लीजिए दो क्रोमोसोम है, होमोलाइगस क्रोमोसोम है। अब ये दोनों आपस में एक्सचेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, क्रॉसिंग ओवर होगा कि नहीं, बताया था कि नहीं बताया था। तो ये एक्सचेंज करेंगे तो अब इसका कुछ पार्ट इस पे आ गया, इसका कुछ, तो दोनों के जेनेटिक कॉम्बिनेशन में अंतर हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको रिकॉम्बिनेशन कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेशन। एक कारण तो ये है कि यहाँ भी गैमीट बना रिकॉम्बिनेशन हुआ, यहाँ भी गैमीट बना रिकॉम्बिनेशन हुआ, पहला चेंज तो वही हो गया। इसके बाद ये दोनों आपस में मिले तो वहाँ भी मेल फीमेल पेरेंट दोनों के जीन आ गए, तो दूसरा चेंज यहाँ ये हो गया, तो फिर वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा। दैट्स वाई प्रोजेनीज आर नॉट एग्जैक्ट सिमिलर टू देयर पेरेंट। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोजेनीज बना है तो एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होगा। एग्जैक्ट सिमिलर कौन होगा, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बना, जैसे पोटैटो को काट काट के लगा दिया, गन्ना को काट काट के लगा दिया, वहाँ कोई गैमीट नहीं बन रहा है, कोई क्रॉसिंग ओवर हो देगा,
तो होगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बनेंगे गैमीट वो क्या होंगे, एग्जैक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट बनेंगे और फ्यूजन होगा तो वो प्रोजेनिज एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होंगे। तो पहला कारण क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन। पहला वेरिएशन का कारण क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन बन गया। दूसरा कारण क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ दो गैमीट मेल फीमेल का। तो वेरिएशन का कारण क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन, या इसको लिखेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। पहला कारण क्या लिखेंगे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। वेरिएशन का कारण जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। कब, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ये रिकॉम्बिनेशन कब हुआ, गैमीट फॉर्मेशन के समय हुआ। इसके बाद फ्यूजन ऑफ, दूसरा कारण क्या हो गया, एक्युमुलेशन ऑफ जीनोम ऑफ टू पेरेंट, सेपरेट मेल एंड फीमेल पेरेंट है, टू पेरेंट इन जाइगोट। ये भी एक कारण हो गया। ये तो रिकॉम्बिनेशन हुआ, और दूसरा एक्युमुलेशन ऑफ जीनोम माने टोटल नंबर ऑफ जीन। अब हेप्लोइड जैसे 46 है, या 23 हो गया, तो 23 क्रोमोसोम में जितने जीन है वो एक जीनोम हो गया। 46 में 2 जीनोम है, क्योंकि 46 उनके माता पिता से 23 आएगा। अब यहाँ जब 23 हुआ तो एक 23 क्रोमोसोम में जितने जीन है उसको क्या कहेंगे, जीनोम। तो एक 23 मेल पेरेंट का आया, एक 23 फीमेल पेरेंट का आया, तो 2 जीनोम हो गया, और 2 तरह का जीनोम हो गया। तो पहला रिकॉम्बिनेशन, दूसरा फ्यूजन ऑफ, एक्युमुलेशन ऑफ जीनोम ऑफ टू पेरेंट इन जाइगोट। और तीसरा कारण समटाइम्स म्यूटेशन आल्सो अकर इन जीन। समटाइम्स म्यूटेशन आल्सो अकर, अचानक चेंज हो गया, अचानक कोई बेस चेंज हो गया। ब्लैक आंख वाला बच्चा पूरे परिवार में, एक बच्चा ऐसा जन्म ले लिया परिवार में नीली आंख वाला हो गया। ऐश्वर्या राय का देख लीजिए, आंख नीली है कि नहीं, म्यूटेशन हो गया जीन में, पिगमेंट नहीं बना, नीली हो गई आंख। तो अचानक म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन इन जीन। ये तीनों क्या कहा है, वेरिएशन। और इसी वेरिएशन की वजह से ड्यू टू द वेरिएशन द प्रोजेनीज produced by sexual reproduction are, due to the variation progenies produced by sexual reproduction are, due to the variation the progenies produced by sexual reproduction are not exact similar to their either parent, not exact similar to their either parent। तो वेरिएशन पे आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे सारे इंसेक्ट्स यहाँ पे ग्रीन कलर के हैं। सारे इंसेक्ट्स कैसे हैं, ग्रीन कलर के हैं। अचानक इनकी पॉपुलेशन में कोई म्यूटेशन हो गया, अचानक म्यूटेशन हो गया, तो इनमें जो है ग्रीन कलर के इंसेक्ट बने, लेकिन उसमें जो आंखें हो गई वो थोड़े रेड कलर की हो गई, बॉडी पे थोड़ी रेड मार्किंग हो गई। वेरिएशन आ गया कि नहीं आ गया। अचानक कोई एकदम पिंक कलर का हो गया, ये म्यूटेशन हो गया कि नहीं हो गया, वेरिएशन हो गया, म्यूटेशन की वजह से हुआ। तो ये क्या है, नया कैरेक्टर आ जाना, इसी को कहते हैं वेरिएशन। तो जीन में अचानक चेंज आ गया, सडन अपान चेंज आ गया। जैसे कि चाइना में हिरोशिमा नागासाकी का बम कांड हुआ था जापान में 6 और 9 अगस्त 1945 को। तो जो लोग ख़त्म हो गए थे वो ख़त्म हो गए, जो बच गए थे उनके बॉडी से होकर एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज गया था, उनके टेस्टिस से मेल के, ओवरी से फीमेल गया, क्रोमोजोम को तोड़ा, उनके जीन को डैमेज किया, उनसे जो संतानें निकली वो कोई विकलांग हो रही थी, कोई का कुछ गायब, कोई का कुछ गायब। क्रोमोजोम ही आगे नहीं जाएगा, टूट गया। जितना जाएगा उतना लक्षण बनेगा। जितना भाई मैप बना है पूरे विद्यालय का, अब मैप किसी को दिया, उसमें से एक पार्ट फट गया है, तो उतना पार्ट की बिल्डिंग नहीं बनेगी। बुझाई दिया कि नहीं, क्योंकि ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन कौन है, डीएनए है। और डीएनए कहाँ है, क्रोमोजोम पे है।
अब यहाँ पे इतना भाग, इसमें डीएनए है, इसमें डीएनए है। अगर यहाँ पे कोई अल्फा बीटा गामा रेंज यहाँ से गई, इतना टूट गया, तो अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम जाएगा केवल इतना ही जाएगा ना, केवल इतना ही जाएगा। तो इसमें इतना ही डीएनए जाएगा, और इतना वाला क्या करेगा, आगे वाली जनरेशन में नहीं जाएगा। अब इतना नहीं जाएगा तो इतना डीएनए नहीं गया। अब जो पार्ट डीएनए जीन बनाएगा वो पार्ट तो उत्पन्न नहीं होगा, और नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे कि नहीं कहेंगे, वेरिएशन आ गया अगली पीढ़ी से। ठीक है, तो इस तरह से भी वेरिएशन होते हैं, वातावरण के असर से भी वेरिएशन। आजकल तो वेरिएशन का कारण देखिए, देसी काऊ जर्सी काऊ हाइब्रिड मिला करके बना दे रहे हैं, अलग अलग वैरायटी में क्रॉस करा दे रहे हैं, दो तरह के जीन को मिला दे रहे हैं, नई वैरायटी बन रही है, वो भी तो क्या है, वेरिएशन ही तो कर रहे हैं ना। ठीक है ना, एक वैरायटी डिजीज रेजिस्टेंस है, एक वैरायटी अच्छा प्रोड्यूस करती है, एक का पालन किया दूसरे के स्टिग्मा पे ला दिया, दोनों के जीन मिल गए तो नई वैरायटी बन गई, वो बढ़िया भी है और डिजीज रेजिस्टेंस भी है। तो क्या हो गई, नई वैरायटी बन गई, तो वेरिएशन आ गया कि नहीं आ गया, क्यों आ गया, जीन में चेंज के वजह से। अब लिखिए, स्टडी अबाउट द स्टडी अबाउट द स्टडी अबाउट हेरिडिटी and variation is called as genetics। माने कोई संतान अपने माता पिता के समान क्यों है और कोई संतान अपने माता पिता से थोड़ा भिन्न क्यों है, इस दोनों का स्टडी करना ही क्या कहलाता है बच्चों, जेनेटिक्स। हेरिडिटी क्यों हुई, समान क्यों हुई, और समान हुई तो एकदम से एग्जैक्ट समान क्यों नहीं हुई, थोड़ा भिन्न क्यों हुई, तो स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। लिख लीजिए, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि यही एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी किया इनहेरिटेंस का, कि कैसे ट्रेड जाते हैं पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में और कैसे वेरिएशन उत्पन्न होता है, इसके बारे में साइंटिफिक स्टडी सबसे पहले कौन किया, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब हम थोड़ा सा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बात कर लेते हैं, इनके बारे में बात करने से ज़्यादा आसान हो जाएगा इनके लॉ को पढ़ने में। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल बहुत ही एक सामान्य परिवार, सामान्य से सामान्य परिवार के घर में जन्म लिए थे। इनके पिताजी गार्डनर थे, एक मोनेस्ट्री है जहाँ ईसाइयों का चर्च होता है, विद्यालय भी वहाँ होता है, वहाँ पे गार्डनर थे। यूजुअली घर में बच्चों के जो भी काम होता, जिसके घर में होता है, माता पिता के साथ बच्चे भी खाली रहते हैं तो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अपने पिताजी के साथ ये भी चर्च जाते थे, देखते थे इनके पिताजी सीड लगाते हैं, पौधा बनता है, फिर उसमें फ्लावर बनता है, फिर वैसा ही सीड बनता है, फिर जब सीड को उगाते हैं फिर उस सीड से वैसा ही पौधा बनता है। तो बचपन से इनके जहन में आ गया कि उस पौधे से उस सीड में ऐसा क्या जाता है कि वो पौधा फिर वो सीड फिर वैसा ही पौधा बनाता है। जैसे कोई गाड़ी है, उसको स्टार्ट कर दीजिए, गियर दे दीजिए, अगर ड्राइवर है तब तो जिस दिशा में चाहेगा उस दिशा में ले जाएगा, अगर ड्राइवर नहीं है, आपने स्टार्ट कर दिया, गियर दे दिया, अब गाड़ी कहाँ जाएगी इसका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब फ्लावर में पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, इसके बाद सीड बना, तो सीड में उस पौधे से क्या आया जिसकी वजह से वो पौधा, वो सीड फिर से वैसा ही पौधा बना रहा है। माने कुछ तो आया है, सीड में पहले वाले पौधे से कुछ तो आया है जिसकी वजह से वह सीड भी जर्मिनेट होकर कैसा बना रहा है, वैसा ही पौधा बना रहा है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने कहा कि फैक्टर आर पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, फ्रॉम पेरेंट प्लांट फैक्टर आर पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, सो द प्रोजेनीज बिकम सिमिलर टू देयर पेरेंट। अब उस समय न जीन के बारे में जानकारी थी, न क्रोमोजोम के बारे में जानकारी थी,
तो उन्होंने फैक्टर कह दिया। लेकिन कब कहा? जब वो थोड़ा पढ़ लिख लिए, साइंस और मैथ दोनों उनको अच्छा लगता था। बीएड की परीक्षा दिए, नहीं हो पाए, लेकिन मॉनेस्ट्री में वो टीचर थे, पढ़ने में तेज तर्रार थे, टीचर बना दिया गया, स्कूल टीचर हो गए। इसके बाद उन्होंने पी प्लांट चुना, मटर का पौधा, गार्डन पी प्लांट चुना। क्या चुना? जब टीचर हो गए तो उनको टाइम मिल गया, गार्डन पी प्लांट चुना। और गार्डन पी प्लांट का बॉटनिकल नेम है, लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि किस प्लांट पे मेंडल ने काम किया। पैसियम सैटिवम, पैसियम सैटिवम। खाली मटर का पौधा बोलने से नहीं काम चलेगा, मटर में लेथरस ओडोरेटस भी है, पैसियम सैटिवम भी है। तो उन्होंने गार्डन पी प्लांट में काम किया, उसका बॉटनिकल नेम था पैसियम सैटिवम। अब इन्होंने मटर का ही कैसे क्यों पौधा चुना? मटर का पौधा इसलिए चुना कि मटर का पौधा 2-3 महीने में इसका लाइफ स्पेन पूरा हो जाता है। मटर के पौधे में क्लियर कैरेक्टर होते हैं, कोई टाल है, कोई बड़ा है, कोई टाल है, कोई बहुत बड़ा पौधा है, कोई बहुत बड़ा पौधा है और कोई छोटा पौधा है। तो ये देख के पता लग जाएगा कि एक बड़ा है और एक छोटा है। और ये भी देखा इन्होंने कि किसी में फ्लावर जो बनते हैं एक्सियल बनते हैं, जैसे यहाँ लीफ और स्टेम के एक्सिस से बनते हैं, यहाँ पे फ्लावर एक्सियल बनते हैं। और किसी पे फ्लावर कहाँ बनते हैं? एकदम टिप पे बनते हैं, टर्मिनल बनते हैं। किसी पे फ्लावर कहाँ बनते हैं? एकदम टिप पे बनते हैं। ये भी देखा किसी में पर्पल फ्लावर होता है, किसी में व्हाइट फ्लावर होता है। ये भी देखा किसी में फली जो है एकदम स्मूथ बनती है, फली एकदम स्मूथ बनती है। और किसी में फली कैसी बनती है? किसी बनती है कॉन्स्ट्रिक्टेड बनती है, थोड़ा पिचकी बनती है। ये भी देखा कि किसी में सीड जो है एकदम राउंड होता है, किसी में थोड़ा सा पिचका होता है। ये भी देखा कि किसी का कार्टिलेडन एकदम येलो होता है और किसी का कार्टिलेडन एकदम ग्रीन होता है। तो अलग अलग ट्रेड इनको अच्छा लगा कि ये तो बहुत बढ़िया मैटर होगा, क्योंकि क्लियर अंतर भी आ जा रहा है हमारे काम भर और जल्दी से मिल भी जा रहा है। ये भी देखा एक ही मटर में, एक ही फली में ढेर सारे सीड भी मिल जा रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने मटर का पौधा चुना और इन्होंने 7 पेयर ऑफ ट्रेड चुना। और देखिए लक की बात कि मटर में 7 पेयर क्रोमोसोम भी होते हैं, इसीलिए सफल रहे। इनके समय में बेटसन और पनिट बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो लोग भी प्रयोग करते थे, लेकिन क्लियर कर ही नहीं पाए, न तो कोई कुछ कर पाया। लेकिन इन्होंने लकड़ी मटर का पौधा चुना, गार्डन पी प्लांट, और इस पर इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और इन्होंने इसमें जो 3 लाज दिए और तीनों लाज को 1885 में इन्होंने पब्लिश किया। 1865 में इन्होंने पब्लिश किया वहाँ के मैगजीन में। और फिर 1866 में इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी चेकोस्लोवाकिया ब्रून ऑस्ट्रिया में वैज्ञानिक ऐसे बैठे थे और उनके सामने अपने पेपर को पढ़ा, अपने फाइंडिंग्स को बताया। लेकिन इन्होंने इंट्रोडक्शन में क्या दिया? आई एम ए स्कूल टीचर इन ए मोनेस्ट्री। तो बड़े वैज्ञानिक थे, उनको लगा कि स्कूल टीचर इन ए मोनेस्ट्री, हाउ ही कैन डू लाइक दिस। कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। उनका पेपर भी वैसे ही कहीं जहाँ तहाँ पड़ा रह गया। उस समय कम्युनिकेशन का इतना साधन नहीं था, तो उनको ज़्यादा पब्लिसिटी मिल नहीं पाई, कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद वो चले आए लौट के 34 वर्ष के बाद इन 1900, कब? इन 1900 कितना वर्ष बीत गया? आफ्टर 34 ईयर्स के बाद 3 वैज्ञानिक कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रीज और टेसर मार्क अलग अलग इनके पेपर पा गए, चूंकि पब्लिश तो था ही, और उसी पेपर के आधार पे काम करना शुरू किया। इन्होंने देखा कि मेंडल तो एकदम सही बोला है, मेंडल ने जो कहा करेक्ट है, जैसे जैसे क्रॉस कर रहे हैं वैसा ही वैसे रिजल्ट आ रहा है। अब इसके बाद उन्होंने तीनों ने बड़ी ईमानदारी करी, कार्ल कोरेंस ने, टेसर मार्क ने और ह्यूगो डी व्रीज ने। इनके पेपर को इन्हीं के नाम से 1900 में क्या किया? रीपब्लिश कराया। क्या किया? रीपब्लिश करा दिया विद द नेम ऑफ मेंडल। इसके बाद 1900 में
इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। 34 साल के बाद जिस समय इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, उस समय दुनिया में नहीं थे। अगर होते तो शायद और बड़ा काम कर सकते थे। तो हमारे पूरे विश्व में ये धारणा है कि बड़े बैनर को लोग सुनते हैं, अगर कोई अदना आदमी कोई बहुत बड़ी बात कहता है तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। सुनना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए। क्या भाई मटर का पौधा लेते 3-4 महीने में क्रॉस करा के देख लेते, हो जाता, जो बाद में हुआ वो तभी हो गया होता, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया। लेकिन बाद में उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। खैर, मेंडल की आत्मा जहाँ भी होगी उनको पूरी दुनिया धन्यवाद दे रही है, क्योंकि उन्हीं के एक्सपेरिमेंट के आधार पर आज जेनेटिक्स में तमाम सारे अनुसंधान हो रहे हैं। तमाम नई वैरायटी के प्लांट, एनिमल सब बनाए जा रहे हैं, डेवलप किए जा रहे हैं। लोगों को खूब दूध, फ्रूट और वेजिटेबल और क्रॉप्स और फूड ग्रेन्स मिल रहे हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी थी। तो आइए जाने कि मेंडल ने मटर के पौधे पर किन किन ट्रेट को लेके स्टडी किया। तो लिखिए पहले, मेंडल स्टडीज 7 ट्रेट इन गार्डन ट्री प्लांट। इसके बाद ला को हम लिखेंगे, ठीक है ना। मेंडल स्टडी किसका घंटा है? तो पढ़ लीजिए फटाफट। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल studied the inheritance of 7 pairs of एलिलिक ट्रेट। अब आप कहेंगे एलिलिक ट्रेट कहां से आ गया? इन गार्डन पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट में 7 पेयर्स ऑफ एलिलिक ट्रेट्स। अब देखिए एलिलिक क्या है। अब सपोज कर लीजिए कि हम यहां पे बात कर रहे हैं पी प्लांट के हाइट को लेके। तो पी प्लांट की हाइट ऑफ पी इज ए कैरेक्टर। यह एक क्या है? एक कैरेक्टर है। सीड, उसका शेप ऑफ सीड एक कैरेक्टर है कि नहीं? अब हाइट ऑफ पी प्लांट में ये हाइट 2 तरह की हो सकती है। यहां पे कोई टाल भी हो सकता है, यहां पे कोई कैसा हो सकता है? टाल हो सकता है। और यहां पे कोई प्लांट कैसा हो सकता है? तो दोनों को हाइट ही कहेंगे ना, कहेंगे तो हाइट ही। किसी को टाल कह दिया, किसी को ड्वार्फ। तो मान लीजिए कि एक जीन है जो मटर के हाइट को, यह जीन किसको प्रदर्शित कर रहा है? हाइट को। तो अगर इस जीन का एक रूप है, इसका एक रूप है, तो इसको क्या कहेंगे? टाल कहेंगे। और इसी जीन का एक दूसरा रूप इसमें है, तो ये क्या हो गया? ड्वार्फ हो गया। तो एक ही जीन के 2 रूप हो गए। जैसे यह सिक्का है, यह सिक्का अभी आपकी तरफ हेड है, अभी पलटेंगे तो टेल हो जाएगा। एक ही सिक्के के 2 रूप है। अभी आपकी तरफ क्या फेस कर रहा है? टेल। अच्छा, फिर पलट देंगे तो क्या हो गया? हेड। मतलब एक ही सिक्के के 2 सरफेस हैं। वैसे ही एक ही जीन है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? हाइट ऑफ पी प्लांट। लेकिन म्यूटेशन की वजह से, वेरिएशन की वजह से इस जीन के 2 रूप बन गए। एक वाला रूप होगा तो क्या होगा, और दूसरा वाला रूप होगा तो क्या होगा? तो ये दोनों टाल और ड्वार्फ एक ही कैरेक्टर के 2 एलील हैं, 2 ट्रेट है। यह टाल एक ट्रेट हो गया और ड्वार्फ एक ट्रेट हो गया। अब किसकी वजह से हुआ? एक जीन टालनेस के लिए है, किसके लिए है? टालनेस के लिए। दूसरा जीन किसके लिए है? ड्वार्फनेस के लिए है। तो एक ही जीन के कितने रूप हो गए? इस दोनों रूप को क्या कहेंगे? एलील। दोनों रूप को क्या कहेंगे? एलील। लिख लीजिए।
more than one form of a gene, more than one form of a gene, एक ही जीन के दो रूप, more than one form of a gene called as एलीन। जैसे एक व्यक्ति को लंका में जाना हो तो पूछ लगा के मुखौटा लगा के हनुमान जी बना दीजिए, और दूसरे दिन सेनापति के रूप में प्रस्तुत करना हो तो सुग्रीव बना दीजिए। आदमी तो वही है, मुखौटा लगा दिया, जब स्टेज पे गया तो क्या कहेंगे, पहले दिन हनुमान जी आ गए गदा उदा लेके, फिर चेंज हो गया। तो यहाँ एक जीन के दो रूप हैं, एक वाला जो टालनेस को कर रहा है, टालनेस भी हाइट है, दूसरा वाला ड्वार्फ कर रहा है वो भी हाइट है। तो एक ही जीन के कितने रूप हो गए, तो टू डिफरेंट फॉर्म, फॉर्म माने रूप, टू डिफरेंट फॉर्म या मोर देन टू डिफरेंट फॉर्म, मीन्स मोर देन वन फॉर्म ऑफ ए जीन कॉल्ड एज एलीन। तो उन्होंने 7 पेयर एलीन को लेके क्रॉस कराया, जैसे टाल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराया। जब टाल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस करा दिया, क्रॉस कराने का मतलब इसमें फ्लावर था, फ्लावर तो रहेगा ना, तो इसमें फ्लावर है तो इसमें क्या बनेगा, इसमें स्टिग्मा बनेगा कि नहीं बनेगा, और यहाँ पे पॉलन ग्रेन भी बनेंगे यहाँ पे। तो इसका हटा दिया, एक को मेल बना दिया, और यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी फ्लावर का पार्ट है, और यहाँ पर भी। अब इसके पॉलन ग्रेन को ले लीजिए, चाहे इसके पॉलन ग्रेन को इस पे डालिए, चाहे इसके। अब यहाँ पे इसका पॉलन ग्रेन हमने डाल दिया, तो इसका वाला कौन आएगा। अब टालनेस के लिए यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी, और ड्वार्फनेस के लिए क्या है, डी नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक ही जीन के दो रूप हैं, तो हम एक ही लेटर का दो रूप लिखेंगे। एक ही जीन है ना, जीन तो एक ही हाइट के लिए, और उसके दो रूप हैं, तो जब एक ही जीन के दो रूप है तो एक ही लेटर का दो रूप लिखेंगे, टी का कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी। अब कहेंगे कि आप सर इसको कैपिटल टी क्यों लिखे, इसको क्यों नहीं स्मॉल टी लिखते, इसको कैपिटल टी लिख देते। उसका कारण है, जब उन्होंने क्रॉस कराया तो गैमीट बनेगा, तो यहाँ कैपिटल टी, यहाँ क्या बनेगा स्मॉल टी। अब दोनों आपस में मिले। अब देखिए, अब इस सेल में जो जाइगोट बना, जाइगोट में दोनों आ गया ना, किसका आ गया, मेल वाला भी आ गया, और यहाँ पर मेल फीमेल दोनों का आ गया। तो एक का जो है इसका वाला भी आ गया, इसका वाला ड्वार्फ वाला, मान लीजिए ड्वार्फ वाला ए था, यह था, तो ड्वार्फ वाला भी आ गया, ये ड्वार्फ वाला भी आ गया। तो दोनों आ गया कि नहीं आ गया। अब जब दोनों आ गया तो एक ही पौधा टाल भी होगा, ड्वार्फ भी होगा, ये किसे संभव है। एक ही पौधा टाल भी बनेगा, ड्वार्फ भी है। सीधे देखो, जब दोनों के जीन आ गए तो देखा गया कि जो मटर का दाना बना, उस मटर के दाने को अब लगाया गया, तो इससे जो पौधा बना, ये जितने दाने बने थे सब के सब क्या हो गए, टाल। इसका मतलब दोनों का जीन होते हुए, दोनों के एलील होते हुए भी टाल वाला बन गया। तो डोमिनेंट कौन हुआ। दो पहलवान को कुश्ती लगा रहे हैं, एक वाला बार बार उसको पटकनी दे रहा है, तो विजयी कौन होगा, टाल वाला। दो टीमें बार बार खेल रही हैं, 10 बार से खेल रही हैं, 10 बरस से खेल रही हैं, और एक ही टीम बार बार जीत रही है, तो कौन डोमिनेंट हो गई, माने जो जीती वही डोमिनेंट हो गई ना। तो यहाँ पे उन्होंने कई बार क्रॉस कराया टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच में। हर बार जितने सीड मिलते थे उसको जब उगाया तो कैसा पौधा बना, टाल। ये मेंटल का मटर के ऊपर है, सबके ऊपर नहीं लागू होगा, किसी पे होगा किसी के नहीं होगा। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा, कहीं कहीं नहीं लागू होता है, लेकिन मटर के पौधे में जो उन्होंने किया वो बताया, ठीक है ना। तो टाल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराया मटर के, तो ये फोर्थ जनरेशन में कौन बना, टाल। इसका मतलब कौन डोमिनेंट है, टाल। तो डोमिनेंट वाले को कैपिटल टी से लिख दिया और रिसेसिव वाले को स्मॉल टी से। ऐसे ही उन्होंने 7 पेयर ऑफ एलीलिक ट्रेट का स्टडी किया क्रॉस करा के। जैसे एक बारी कराया टाल और ड्वार्फ के बीच में, फिर कराया एक्सियल फ्लावर और टर्मिनल फ्लावर के बीच में, फिर पर्पल और व्हाइट फ्लावर के बीच में, फिर इसके बाद जिसका पोड स्मूथ और कंस्ट्रिक्टेड था, फिर जिसका पोड ग्रीन और येलो था, फिर इसका सीड जो है राउंड और रिंकल था, फिर जिसका सीड का डेलेड येलो और ग्रीन था। कुल 7। तो जरा देख लेते हैं कौन कौन से ट्रेड, समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो गया इतनी बात। अब 7 ट्रेड क्या क्या स्टडी क्या फर्ज देख लीजिए, ऐसे बना लीजिए, तो पेज ले लीजिए,
इसमें से कोई भी कौन टाल है, कौन डॉर्फ है, कौन डोमिनेंट, ये सब पूछता है, इसलिए बताना हमको जरूरी है। पूछ देगा एग्जाम में तो आपको आना चाहिए कि क्या पूछा है, उसका हम जवाब दे सकें। यहाँ लिख लीजिए सीरियल नंबर। समझ में आ रहा है ना? जेनेटिक्स बहुत ही शानदार टॉपिक है, चैप्टर है, इसको अच्छा से पढ़िए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कैरेक्टर, कैरेक्टर इन पी, गार्डन पी, कैरेक्टर इन, हम गार्डन पी की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति या दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिए। कैरेक्टर इन गार्डन पी। अब यहाँ पे लिखिए कंट्रास्टिंग ट्रेट, कंट्रास्टिंग ट्रेट। अब कंट्रास्टिंग ट्रेट मेंडल के हिसाब से दो तरह के होंगे, कोई डोमिनेंट होगा, कोई रिसेसिव हो गया। तो यहां पे लिख लीजिए डोमिनेंट ट्रेट। तो जो उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा वही लिखा, और यहां कर दीजिए क्या, रिसेसिव। डोमिनेंट माने जो अपीयर हुआ, और रिसेसिव माने जो डिसअपीयर हो गया। डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट। तो सबसे पहले इसको 7 भाग में आप बांट लीजिए, 1 2 3 4 5, और क्या हो गया, 6 7। सीरियल कर लीजिए, सीरियल करो, क्या सीरियल होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब सबसे पहले उन्होंने मटर का सीड लगाया, जर्मिनेट होगा तो पौधा बढ़ेगा ना, पौधा बढ़ेगा। तो सबसे पहले क्या देखा उन्होंने, हाइट। सबसे पहले क्या देखा, हाइट। पौधा बढ़ेगा तो हाइट ही देखेंगे ना, कि टाल है, हम तो फ्लावर बना नहीं, कौन टाल है कौन ड्वार्फ है, हाइट देखा। अब हाइट को लेके क्रॉस कराया टाल और ड्वार्फ के बीच में, तो इसके 2 एलील थे, कौन डोमिनेंट था, टाल। टाल वाला क्या था, डोमिनेंट, टालनेस डोमिनेंट था, कैपिटल टी। और कौन वाला रिसेसिव था, कौन वाला रिसेसिव था, ड्वार्फनेस। ड्वार्फनेस का ट्रेट क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक ही अंग्रेजी के लेटर के टाल और ड्वार्फ में या डोमिनेंट रिसेसिव में उसका कैपिटल और स्मॉल यूज करेंगे। अब हाइट बन गई, पौधे की हाइट बन गई, तो उसमें क्या बनेगा या बताइए, फ्लावर बनेगा ना। तो फ्लावर का पोजीशन या एक्सियल हो गया या टैक्सियल हो गया, और यहाँ पे जो बना, एकदम इसके टिप पे बन गया। कहाँ बन गया, एकदम टिप पे बन गया। तो फ्लावर पोजीशन लिख लीजिए, पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर। ये सब चर्चा किसके बारे में हो रही है, गार्डन पी के। और इसके बाद इसमें एक्सियल वाला, जब इनके बीच में क्रॉस कराया, एक प्लांट लिया जिसमें एक्सियल फ्लावर है, एक प्लांट लिया जिसमें टर्मिनल फ्लावर है। जब दोनों में क्रॉस कराया, सीड मिला, फिर उसको उगाया, फिर पौधा बना। जब उसमें फ्लावर बने तो देखा कि सब के सब एक्सियल है, टर्मिनल कोई नहीं है, ठीक है ना। तो डोमिनेंट कौन हो गया, एक्सियल। रिसेसिव कौन हो गया, टर्मिनल रिसेसिव हो गया। इसके बाद कलर देखा फ्लावर का, एक कलर फ्लावर का था कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर में एक फ्लावर पर्पल था, पर्पल चाहे रेड लिखिए, और दूसरा फ्लावर कैसा था, दूसरे प्लांट का व्हाइट। तो जब पर्पल और व्हाइट वाले फ्लावर में क्रॉस कराया गया, उससे जो सीड बने, सीड को फिर से लगाया गया, तो जितने पौधे बने सब के सब कैसे हो गए, पर्पल। इसका मतलब डोमिनेंट कौन है, इसीलिए मैं लिखा हूं डोमिनेंट वाले कॉलम में। अब फ्लावर बनने के बाद पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो इसमें फली बनेगी ना, क्या बनेगी, फली बनेगी।
फली बन गई। तो लिख लीजिए कलर ऑफ पोड, कलर ऑफ पोड। तो एक मटर में जो कलर ऑफ पोड बिल्कुल कैसी थी, ग्रीन थी फली, और दूसरे में हल्का थोड़ा येलो थी। तो जब ग्रीन वाले से ले लिया दाना अलग उगाया, येलो वाले से ले लिया दाना अलग उगाया, फिर पौधा बना, क्रॉस कराया, फिर जब सीड बना उगाया, तो जितने पौधे बने सब में फली कैसी निकली, तो ग्रीन वाला क्या हो गया, डोमिनेंट। इसके बाद शेप ऑफ पोड, शेप ऑफ पोड। एक मटर देखते हैं बिल्कुल स्मूथ होती है, एक पिचकी पिचकी होती है। तो शेप ऑफ पोड में जो स्मूथ मटर की फली थी, स्मूथ एकदम स्मूथ मटर की फली थी, एकदम स्मूथ थी। जाके के दिन में देखिए कैसी स्मूथ मटर की फली आती है, नहीं आती है, स्मूथ थी। और दूसरी मटर की फली कैसी निकली, थोड़ा ऐसे पिचकी हुई। दूसरी कैसी निकली, थोड़ा पिचकी हुई। तो स्मूथ और दूसरी को कहा गया कॉन्स्ट्रिक्टेड। दूसरी को क्या कहा गया, कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, CONSTRICTED। कॉन्स्ट्रिक्टेड में थोड़ा धसी हुई। तो कौन वाला डोमिनेंट हो गया, स्मूथ। इसके बाद मटर को खोला गया तो उसमें सीड निकला। अब सीड का शेप, शेप ऑफ सीड। तो एक सीड ऐसा था जो एकदम गोला था। कैसा था, एकदम गोला, राउंड, राउंड। तो राउंड सीड वाले को, और दूसरा सीड कैसा था, थोड़ा पिचका पिचका था, रिंकल था। तो राउंड वाले सीड को उगाया, रिंकल वाले को, दोनों में क्रॉस करा दिया। इसके बाद जब फली बनी उसमें सीड निकला तो देखा कि सारे के सारे सीड कैसे थे, राउंड थे। अब इसके बाद कलर ऑफ कार्टिलेडन। अगला पॉइंट क्या हो गया, कलर ऑफ कार्टिलेडन। कार्टिलेडन में उसके अंदर जो दाल है वो दाल कैसी थी। छोला मटर देखे हैं, छोला मटर, छोला मटर ऊपर में सफेद रंग का खोल होता है, आप खोल हटाएं तो दाल कैसी होती है, येलो होती है। दाल एकदम बिल्कुल येलो होगी, जैसे लगा कि हल्दी में रंगा हुआ है। देखेंगे नहीं, हाँ देखे होंगे, खाए नहीं, हाँ खा गए होंगे, किसी देखेंगे, देख के खाए, तब तो साइंटिस्ट आप लोग। तो ये कार्टिलेडन कैसा हो गया, येलो। येलो कार्टिलेडन वाले को और ग्रीन कार्टिलेडन वाले को उगा दिया, और ग्रीन कार्टिलेडन वाले को उगा दिया, और उगा करके जब पौधा बना, क्रॉस कराया, अगली पीढ़ी में जितने भी सीड बने सब कैसे थे, येलो थे, सब येलो थे, सब येलो थे, कोई ग्रीन नहीं था। इसका मतलब कि कौन डोमिनेंट है। देखो अब एग्जाम में कहाँ कंफ्यूज कराएगा, आपको पूछेगा कि कलर ऑफ पोड व्हिच वन इज डोमिनेंट, व्हिच वन रिसेसिव, तब बच्चा को येलो ही याद है कि येलो डोमिनेंट है। लेकिन जब कलर ऑफ पोड की बात करेंगे तो कौन डोमिनेंट होगा, कलर ऑफ पोड का मतलब कि इसका जो पोड है, जो यह पोड है, जो फली है, उसके कलर की बात कर रहा है। किसके कलर की बात कर रहा है, फली के कलर की। तो वो ग्रीन वाला डोमिनेंट है, येलो पोड वाला क्या हो जाएगा, रिसेसिव। लेकिन कार्टिलेडन पूछे कि विच वन कार्टिलेडन कलर इज डोमिनेंट, विच वन इज रिसेसिव, तो येलो वाला उल्टा हो जाएगा, येलो वाला डोमिनेंट और ग्रीन वाला। अब समझ में आ गया। इतने कलर का, इतने ट्रेड का उन्होंने स्टडी किया, और इस ट्रेड के बाद उन्होंने 7 ट्रेड, 7 पेयर, 7 कैरेक्टर और 7 पेयर ट्रेड, ठीक है ना। अब लिखिए, मेंडल आफ्टर द क्रॉस he found result, after the cross he found result and proposed 3 laws which are called as Mendel's law of inheritance, which are called as Mendel's laws of inheritance। उनको क्या कहा गया, Mendel's laws of
इनहेरिटेंस। अब आपको क्यूरियासिटी हो गई कि मेंडल ने कौन कौन से 3 लॉ दिए इस फाइंडिंग के बाद मटर पर। पहला दिया उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। दूसरा क्या कहा उन्होंने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा उन्होंने कहा, तीसरा क्या कहा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन तीनों लॉज को ही पब्लिश्ड in 1865. He read paper in 1866 in Austria before scientist, माने साइंटिस्ट के सामने, इन कॉन्फ्रेंस। पढ़ा पेपर को, ऑस्ट्रिया में, चेकोस्लोवाकिया, ब्रून में पढ़ा, लेकिन इन पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। आफ्टर 34 इयर्स, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिंदगी में सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी, लेकिन हम लोगों को समभाव रहना है। हमारा जीवन पहाड़ी की तरह है, कहीं ऊंचा फिर नीचा, फिर ऊंचा फिर नीचा, है ना। इससे आपको बहुत परेशान नहीं होना है। 10 मार्क कम मिला, 10 मार्क ज़्यादा मिला, दुखी नहीं होना है, प्रयास करते रहना है, ठीक है। यह जीवन जीने का क्या है, तरीका है। ये नहीं सोचना है उन्होंने किया, ठीक है, नहीं रिकॉग्निशन आज तो सब लोग जान रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं है। आफ्टर 30, इसलिए मेहनत करना अपना फर्ज है। अपनी तरफ से 100% आप दीजिए। क्या आता है, कैसे होता है, वो जो है छोड़िए उसको, ठीक है ना। तो आफ्टर 34 years, when in 1900 his law was republished, उनका भी नाम लेना जरूरी है, उनको भी धन्यवाद देना जरूरी है, जो उन्होंने इनके लॉ को इन्हीं के नाम पे रिपब्लिश। नहीं तो आज तमाम थेसिस चोरी हो रही है, किसी का काम कोई चुरा के पब्लिश कर रहा है, ऐसा हो रहा है समाज में, लेकिन तब ऐसा नहीं था। His law was republished। किसने रिपब्लिश कराया, बाई ह्यूगो डिब्रीज। इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी भी दिया है, ह्यूगो डिब्रीज, कार्ल कोरेंस एंड टेसर मार्क, TSHERMARK, टेसर मार्क। इन तीनों ने कब रिपब्लिश कराया, 1900 में, विद द नेम ऑफ मेंडल। देन मेंडल वाज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है बच्चों। रिपब्लिश कराया, इन तीनों लोगों ने क्या कराया, रिपब्लिश कराया। किसको रिपब्लिश कराया, published the Mendel's laws of inheritance। तब दुनिया जानी इनके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट लॉ के बारे में। फर्स्ट लॉ लिखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये 3 लॉ आपको पढ़ना है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बाद जेनेटिक्स भी खत्म हो जाएगी। लिख लीजिए, व्हेन क्रॉस अकर, ये सब काम पी प्लान पे हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी में लागू होगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म में किसी में नहीं भी लागू होगा, बहुत ही अपवाद में बताऊंगा आपको। व्हेन क्रॉस अकर्स बिटवीन
ऐसे लिखिए, व्हेन क्लास अकर्स टू स्टडी, पहले ला लिख लीजिए, टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ ए पेयर ऑफ एलिलिटरेट, ए पेयर ऑफ एलिलिटरेट, कितना पेयर का, ए पेयर ऑफ एलिलिटरेट इन F1 जनरेशन, F1 माने प्रथम संतानी पीढ़ी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, इन F1 जनरेशन ओनली, इन F1 जनरेशन ओनली वन ट्रेट अपीयर, केवल एक ही ट्रेट अपीयर होगा, वन ट्रेट अपीयर, another one disappear, वो छिप गया, another one disappear। अब appearing trait is called as, appearing trait को क्या कहेंगे, appearing trait is called as dominant, appearing trait को क्या कहेंगे बच्चों, dominant, and disappearing trait is called as recessive। appearing trait को आपने क्या कहा, dominant कहा, और disappearing trait को क्या कहा, recessive कहा, and this law is called as, अब इसी को उन्होंने ला कह दिया, दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देख लीजिए, मेंडल्स स्टेट दैट फैक्टर्स आर passing from parent to their offspring, factors are passing from parent to their offspring through gametes, factors are passing from parent to offspring, factors are passing from parent to their offspring through gametes, therefore parental traits are appearing into progenies, therefore parental traits are appearing into progenies। अब जरा देखते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जरा देखिए, एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल, when cross occur between tall and dwarf pea plant, मैंने पी प्लांट की बात करी, when cross occur between tall and dwarf pea plant, सपोज कर दीजिए यहाँ पे हमने एक प्लांट, ये टाल ले लिया, इसमें फ्लावर है, और यहाँ पे एक प्लांट कैसा ले लिया, एक ड्वार्फ ले लिया, इसमें भी यह फ्लावर है। When cross occur between tall and dwarf pea plant, ये पेरेंट है, पेरेंट P1, in F1 generation only tall plant appear, लिख लीजिए, in F1 generation only tall plant appear, the allele for dwarfness disappear, in F1 generation only tall plant appear, the allele for dwarfness disappear, in F1 generation only tall plant appear, allele for dwarfness disappear। सो F1 जनरेशन में सब के सब पौधे कैसे हो गए बच्चों,
F1 माने फर्स्ट फिलियल जनरेशन, प्रथम संतानी पीढ़ी में all tall, सब टाल हो गए। In F1 generation only tall plant appear and the allele for dwarfness disappear. So tallness is dominant, allele for tallness is dominant, allele for tallness is dominant and allele for dwarfness is recessive. Allele for tallness is dominant and allele for dwarfness is recessive. तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो एलील है लेकिन मियासिस होगा तो गैमीट में केवल एक ही आएगा ना, हाफ आएगा क्रोमोसोम ना, तो दो है तो एक है, इधर भी एक है, दोनों मिला तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जो सीड बनेगा, ये जो सीड बना इसको जमीन में उगाया गया, जब इसको जमीन में उगाया गया इससे तो सबके जितने भी पौधे बने, जितने सीड बना, अब मटर में तो बहुत सारे सीड बनेंगे, तो इसके जितने पौधे बने सब कैसे हो गए, सब कैसे हो गए, टाल हो गए। इसका मतलब कौन डोमिनेंट है, टॉलनेस, और कौन रिसेसिव है, ड्वार्फनेस। सो दिस इज जस्टिफाइंग अबाउट, सो दिस एक्सपेरिमेंट इज एक्सप्लेनिंग अबाउट मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज एक्सप्लेनिंग अबाउट मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। टाल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कैसे हुआ जरा देख लीजिए। यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, एक समझ लेंगे तो बाकी को फिर समझाने में आराम रहेगा। अब देखिए मेंडल ने क्या किया, मटर का फ्लावर तो बंद होता है ना, मटर का फ्लावर कैसा होता है, बंद, तो इसको फ्लावर को खोल दिया, अब इसका पूरा एंथर हटा दिया, मेल आकर, जैसे इस प्लांट टाल को फीमेल बनाना है तो इसका पिस्टिल लेंगे, और इसको मेल बनाना है तो इसका एंथर लेंगे, पालन कर लेंगे, अगर इसको फीमेल बनाए तो इसका पिस्टिल लेंगे और इसका पालन कर लेंगे, चाहे इसका पालन कर लेंगे इसके स्टिग्मा पे डालें, चाहे इसका पालन कर इसके स्टिग्मा पर, हमेशा टाल और ड्वार्फ के बीच में क्या है तो टाल ही डोमिनेंट होगा, वही डोमिनेंट होगा। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इसके जितने भी ओवम बनेंगे, जितने भी ये बनेंगे, सब में क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, यही होगा ना। अब यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे जितने पालन ग्रेन बने और जितने ओवम बनेंगे, जितने पालन ग्रेन बनेंगे इनके और जितने भी ओवम बनेंगे, मान लीजिए इनके पालन ग्रेन भी बने, इनके पालन ग्रेन भी बनेंगे, तो पालन ग्रेन में जो ये पालन ग्रेन बने इसमें क्या होगा, पालन ग्रेन में क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इसके यहाँ भी क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, यही होगा ना, सब में क्या होगा, स्मॉल टी होगा और इसमें कैपिटल टी होगा। अगर अब इसका कैपिटल टी है तो इसके पालन ग्रेन में भी सब कैपिटल टी होगा। तो अब हम यहाँ से ला करके पालन ग्रेन यहाँ पे डाल देते हैं, ये पालन ग्रेन को ला के हमने डाल दी, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल टी आएगा कि नहीं, तो बहुत सारे पालन ग्रेन आएंगे, तो सब में क्या बनेगा, सभी में स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल, यही आएगा ना। तो अब इससे जो जाइगोट बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो क्रॉस कराने के लिए उन्होंने फ्लावर को खोला, खोलने के बाद एंथर को हटा दिया जिसको फीमेल बनाना है, और एंथर रहने दिया जिसको मेल बनाना है। तो एंथर से पालन ग्रेन ला करके स्टिग्मा पर रख के इसको पॉलीथीन से बांध दिया, नहीं बांधेंगे तो फिर दूसरा भी इंसेक्ट आके बैठ जाएगा ना, तो बांध दिया, फिर पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बना, फिर ओव्यूल से सीड बना, सीड को कलेक्ट कर दिया। इस सारे सीड को जब उन्होंने जमीन में लगाया, सारे सीड को लगाया तो सबका सब पौधा डाल, तब उन्होंने कहा कि भाई हमने क्रॉस तो टाल और ड्वार्फ के बीच किया था, लेकिन ये सब टाल है, इसका मतलब तो टालनेस वाला एलील क्या है, डोमिनेंट है, और ड्वार्फनेस वाला क्या है, रिसेसिव है। तो उन्होंने क्या कहा कि प्लांट से ऑर्गेनिज्म से उसके फैक्टर आ रहे हैं, जो गैमीट आ रहा है ना, तो गैमीट में फैक्टर कौन है, वही जीन है। जीन क्या है, पार्ट ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम पे बैठा हुआ है और वही आ रहा है, तो पार्ट ऑफ डीएनए आ गया, पार्ट ऑफ डीएनए आ गया, जीन आ गया, मतलब पूरा ही तो जीनोम आ गया ना। किसका फैन है, वो है अमृता,
फैक्टर, फैक्टर माने कौन? यहाँ क्रोमोजोम आ रहे हैं, और क्रोमोजोम के ऊपर बैठा है, क्या आ रहा है? जीन। तो जीन को फैक्टर कहा। जीन को क्या कहा? फैक्टर। वो आ रहे हैं गैमीट के द्वारा, और वो फैक्टर ही ट्रेट को अपीयर कर रहे हैं। तो जीन आया, द पार्ट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट। तो एक में टालनेस के लिए था, एक में ड्वार्फनेस के लिए, दोनों आके मिल गए। तो जो सीड बना वो उगाने में खाली टाल हो रहा है। सबके सब कैसे बन गए? टाल। इसका मतलब कौन डोमिनेंट है बेटा? टालनेस वाला, डोमिनेंट रिसेसिव। F1 का मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। इसको कहते हैं हिंदी में प्रथम संतानीय पीढ़ी। ये तो पेरेंट हो गए, ये तो पौधे क्या हो गए? जिसमें क्रॉस कराए वो क्या हो गए? पेरेंट। इनसे जो सीड बना और उनसे जो पौधा बना वो क्या हो? संतान हो गया। तो ये प्रथम संतानीय पीढ़ी है, F1 जनरेशन। जब इसमें फ्लावर बनाएगा और छोड़ देंगे, क्रॉस कराएंगे, अब वो सेकेंड संतानीय पीढ़ी हो जाएगा, F2 जनरेशन हो जाएगा। तो समझ में आ गया? इट इज क्लियर।